आई स्टूडियो देखने वाले सभी नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को तारीख में गुजर जाने वाले एक ऐसे वहशी दरिंदे की दास्तान सुनाने वाले हैं जिसके नाम की दहशत से लोगों के दिल कांप उठते थे, जिसके जुल्म और जबर की सफाक दास्तानें सुनकर लोग उससे पनाह की दुआएं मांगा करते थे। और फिर इस अरूज को ऐसा जवाल मिला कि दुनिया दंग रह गई। वो कौन था सीरीज की इस वीडियो में हम आप लोगों को आज हलाकू खान के बारे में बताएंगे। लेकिन इस वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले नए आने वाले सभी नाज़रीन से मेरी मोहब्बाना गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल आई स्टूडियो को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि तारीख में गुजर जाने वाले अफराद के अरूजो ज़वाल की कहानियाँ आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहें। दोस्तों, हलाकू खान एल खानी हुकूमत का बानी और मंगोल हुक्मरान चंगेज खान का पोता था। हलाकू खान के बाप का नाम तोली खान था, जिसके 3 बेटे थे। एक बेटा मंगो खान था जो कराक्रम में रहता था, जो पूरी मंगोल सल्तनत का खाने आजम था। दूसरा बेटा कबाइली खान था जो चीन में मंगोल सल्तनत का बानी था। जबकि तीसरा बेटा यही हलाकू खान था जिस पर हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होने जा रही है। हलाकू खान के कंट्रोल में जो सल्तनत थी उसका ज्यादातर हिस्सा आज के ईरान में आता था। हलाकू खान की पैदाइश सन 1213 ईस्वी में हुई थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसकी पैदाइश 15 अक्टूबर 1218 ईस्वी में हुई थी। चंगेज खान की सल्तनत से मंसूब करने के लिए हलाकू ने अपनी सल्तनत को एल खानी सल्तनत और खुद को एल खान कहलवाना शुरू कर दिया, जिसका मतलब मातहत खान था। चंगेज खान चूंकि खुद एक अजीमुशान हुक्मरान था, चंगेज खान ने ही मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी थी। हलाकू खान की नहायत पसंदीदा बीवी का नाम दोकूज खातून था, जो एक मसीही खानदान से ताल्लुक रखती थी और हलाकू खान की बहुत अच्छी दोस्त भी थी, जिसकी वजह से हलाकू खान ने खुद भी उसी के मजहब को अपना लिया था। लेकिन बाज मुहक्किकीन आज भी ये कहते हैं कि अपनी हलाकत से कुछ अरसा पहले हलाकू खान ने बुद्धिज्म मजहब को अपना लिया था, जो कि दोकूज खातून की मर्जी के बिल्कुल बरअक्स था। कोई के मुकाम पर बुद्धिस्ट टेम्पल की तामीर इस बात की यकीन दहानी करवाती है कि हलाकू खान ने मरने से पहले बुद्धिज्म मजहब को अपना लिया था। हलाकू खान के यहाँ 3 बच्चे पैदा हुए, जिनके नाम अबाका खान, मंगो तैमूर और तकूदार हैं। याद दहानी के लिए आप लोगों को बताता चलूं कि तकूदार हलाकू खान का वो बेटा था जिसने बादशाही का ताज सर पर पहनते ही सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। हलाकू खान का बेटा अबाका खान 1265 से 1282 तक ईरान का दूसरा खान रहा था, जबकि तकूदार अहमद 1282 से 1284 में अपनी शहादत तक ईरान का तीसरा खान रहा था। हलाकू खान के बड़े भाई मंगो खान ने जब 1251 में ग्रेट खान का ओहदा संभाला तो उसने 1255 में हलाकू खान को एक बड़ी फौज का चार्ज देते हुए हुक्म दिया कि मगरबी एशिया में जितनी भी मुस्लिम रियासतें बाकी बचती हैं, इन सब को तबाह बर्बाद करके इन पर कब्जा कर लिया जाए। चनाचे हलाकू खान एक बहुत बड़ी फौज के हमरा मगरबी एशिया में मुस्लिम रियासतों पर कब्जा करने की गर्ज से निकल खड़ा हुआ, जिसके नतीजे में उसने ईरान, बगदाद, सीरिया यानी शाम और मिस्र के काफी हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया। मंगू खान ने हलाकू खान को हुक्म दिया था कि जो तुम्हारे सामने हथियार डाल दे उससे नरमी से पेश आओ, और जो तुम्हें मना करे उस पर जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दो। हलाकू खान ने अपनी सारी जिंदगी अपने भाई की कही सिर्फ आखिरी बात पर ही अमल किया। उसने दुनिया को खून के आंसू रुलाया। हलाकू खान आज तक दुनिया की सबसे बड़ी मंगोल फौज के साथ मार्च कर रहा था, इसीलिए इसने नहायत आसानी से ईरान को तबाह बर्बाद करके रख दिया। जबकि हशाशीन ने बिना किसी लड़ाई के खुद को हलाकू खान के सामने पेश कर दिया, लेकिन एक शर्त यह भी रखी गई कि हम किला अल मौत का कब्जा तो हलाकू खान को सौंपते हैं, मगर हलाकू खान इनसे वादा करे कि वो वहां के आम लोगों की जिंदगियों से नहीं खेलेगा। इस फतह के बाद हलाकू खान का अगला टारगेट बगदाद शहर था। नवंबर 1257 में हलाकू खान फिर से एक अजीमुशान फौज के हमरा बगदाद पर चढ़ाई के लिए निकल खड़ा हुआ। बगदाद पहुंचकर उसने खलीफा मौसम बिल्ला को हथियार डालने के लिए कहा, लेकिन खलीफा ने हथियार डालने के लिए सरासर इनकार कर दिया। इसके बाद हलाकू खान का शातिर दिमाग चलना शुरू हो गया। उसने एक नया मंसूबा बनाया। खलीफा के मशीर इब्नुल कोमा को
खलीफा से गद्दारी करने पर राजी किया, जिसकी वजह से बगदाद की फौज 2 हिस्सों में बंटकर बहुत थोड़ी रह गई, जिसके बाद हलाकू खान ने बड़ी आसानी से बगदाद शहर पर अपना कब्जा जमाने का मंसूबा बना लिया। 29 जनवरी 1958 को मंगोल फौज एक चाइनीज जनरल गवाऊ खान की निगरानी में बगदाद शहर पर हमला आवर हुई। बगदाद शहर चूंकि हर तरफ से दीवारों में घिरा हुआ था, इसलिए बगदाद पर कब्जा करना इतना भी आसान नहीं था। गवाऊ खान ने बड़े साइज की टायरों पर चलने वाली मंजनीकें तैयार की और हमले में भरपूर इजाफा कर दिया। 5 फरवरी को बगदाद शहर की एक दीवार गिराकर इस पर कब्जा कर लिया गया, जिसके बाद खलीफा ने हलाकू खान से राब्ता करने और बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन हलाकू खान ने खलीफा की इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। 10 फरवरी 1258 को खलीफा ने हथियार डालते हुए खुद को हलाकू खान के हवाले कर दिया। हलाकू खान की अफवाज 13 फरवरी को बगदाद में दाखिल हुई तो बगदाद पर जैसे क़यामत टूट पड़ी हो। हर तरफ लाशों के ढेर लग चुके थे और खून तो ऐसे बह रहा था जैसे फुरात का पानी बह रहा हो। बगदाद शहर की आधे से ज़ायद फौज को सरेआम सजाएं दी गई, इनके सर तन से जुदा कर दिए गए। कत्लो गारत का यह सिलसिला तकरीबन 1 हफ्ता मुसलसल चलता रहा। इल्मो तारीख के खजानों से भरी हुई दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी द ग्रैंड लाइब्रेरी ऑफ बगदाद को भी सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। मुहर्रिकीन बताते हैं कि इस लाइब्रेरी की सारी किताबें दरियाए तिग्रिस में बहा दी गई थी। कहते हैं कि इस वाक़े के कई महीनों बाद तक इस दरिया का पानी काला रहा था। तारीख दानों के मुताबिक बताया जाता है कि बगदाद की फतह के बाद तकरीबन 10 लाख इंसानों को मौत की नींद सुला दिया गया था। मंगोल फौज ने शहरों को लूटा, मसाजिद की बेहुरमती की, हस्पतालों और लाइब्रेरियों को तो जड़ से उखाड़ फेंका। ग्रैंड लाइब्रेरी की इमारत को आग लगा दी गई। खलीफा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जिंदा रखा गया ताकि वो ये सारी तबाही अपनी आंखों से देख सके। जब बगदाद शहर खंडरात के मंजर बयान करने लगा तो खलीफा को भी मौत की अब्दी नींद सुला दिया गया और इस तरह बगदाद शहर पर हलाकू खान का मुकम्मल कब्जा हो गया। इसके बाद 1259 में मंगोल अफवाज ने सीरिया यानी शाम का रुख किया। 1260 में हलाकू खान ने आर्मेनिया की मसीही फौज, जो उस वक्त सल्तनत किलिकिया में फराइज सर अंजाम दे रही थी, उन्हें भी अपने साथ मिलाया और बड़ी आसानी के साथ सीरिया को भी फतह कर लिया। अगले 1 से 2 माह सीरिया के शहरों के लिए किसी क़यामत से कम नहीं थे। कोई शहर हलाकू खान के जुल्म जबर का निशाना बन रहा था तो कोई मसीही अफवाज के हाथों। इंसानी लाशों के ढेर हर तरफ बढ़ते जा रहे थे। हर तरफ वहशत का आलम था, खून की नदियां बह रही थी। मसाजिद की बेहुरमती इनका मामूल बन चुका था। हलाकू खान के सीरिया पर हमले से पहले वहां का हुक्मरान अन-नासिर यूसुफ एक बहुत ताकतवर हुक्मरान कहलाया जाता था, जिसकी शोहरत के चर्चे न सिर्फ हमसाये मुल्क मिस्र बल्कि अरब के कई ममालिक तक फैले हुए थे। जंग के इसी साल यानी 1260 में हलाकू खान ने अन-नासिर यूसुफ को भी कत्ल कर दिया। बगदाद और दमिश्क की तबाही के बाद मुसलमानों की ताकत थोड़ी कम हो गई, लेकिन दूसरी तरफ हलाकू खान था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ईरान, इराक और शाम के बाद उसकी अगली मंजिलें फ़लस्तीन और मिस्र का शहर काहिरा था। हलाकू खान ने एक धमकी अमेज पैगाम ममलूक सुल्तान को भिजवाते हुए कहा कि अगर वो काहिरा को उसके हवाले नहीं कर देते तो उसका हाल भी बगदाद जैसा बना दिया जाएगा। लेकिन ममलूक सुल्तान ने हलाकू खान के आगे हथियार डालने से सरासर इनकार कर दिया। अब हलाकू खान काहिरा पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था, लेकिन हालात ने पलटा खाया और उसे मालूम हुआ कि उसका बड़ा भाई मोंगू खान इस दुनिया से चल बसा है और अगले खान की तकर्री के लिए उसे भी मंगोलिया जाना होगा। हलाकू खान के वापसी के सफर की यही एक बड़ी वजह थी जो उसे मंगोलिया ले जा रही थी। मंगोलिया पहुंचकर वो अपने बड़े भाई की जगह द ग्रेट खान के ओहदे पर विराजमान हो गया। दूसरी तरफ ममलूक सुल्तान बदले की आग में दहक रहा था। उसे हर हाल में सीरिया, बगदाद और दमिश्क की तबाही का बदला लेना था। चनाचे ममलूक सुल्तान ने एक बड़ी फौज तैयार की और एक बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी। 1260 में खबर पहुंची कि मंगोल अफवाज दरियाए जॉर्डन को अबूर कर चुकी हैं। यह खबर सुनकर सुल्तान ने मिस्री अफवाज के हमरा वादी यजरील का रुख किया। यालूत के मुकाम पर मंगोल और ममलूक अफवाज का एक दूसरे से आमना सामना हुआ।
ममलूक सुल्तान इस दफा एक मखसूस मंसूबा बंदी के तहत मैदान जंग में उतरा था। सुल्तान ने हिट एंड रन मंसूबा बंदी के तहत भरपूर हमला किया और हमले के बाद फरार होने की कोशिश की ताकि मंगोल अफवाज इसका पीछा करें और एक मखसूस मुकाम पर जाकर मंगोल अफवाज का घेराव किया जा सके। चनाचे वही हुआ जिसकी सुल्तान ने तरकीब बना रखी थी। जब सुल्तान अपनी फौज के हमरा उस मखसूस मुकाम पर पहुंचा तो मंगोल अफवाज भी पीछा करते करते वहां पहुंच गए, जहां पहले से छुपे हुए ममलूक दस्तों ने अचानक उन पर हमला बोल दिया। मंगोल अफवाज ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह इस हमले से महफूज रहा जाए, लेकिन हमला इस नोयत का था कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला और एक एक करके मंगोल फौज को सुला दिया गया। मंगोल अफवाज को आज तक इस कदर बदतरीन शिकस्त का सामना पहले कभी नहीं करना पड़ा था। इस जंग के खात्मे के बाद मंगोल सल्तनत की फतूहात का सिलसिला खत्म हो गया। दूसरी तरफ हलाकू खान द ग्रेट खान का ओहदा संभाले हुए था और ताकत का ऐसा जुनून उसके सर पर सवार हो चुका था कि उसे कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। जंगे जालूत के दरमियान उसने एक दिन तमाम मुस्लिम उलमा को इकट्ठे किया और अपने सामने पेश होने का हुक्म दिया। उलमा कराम जब हलाकू खान के सामने पेश हुए तो उस वक्त हलाकू खान अपने घोड़े पर बैठा हुआ था और इसके हाथों में एक लीमू था। वो बार बार हवा में इस लीमू को उछालता और कैच करता था। उलमा कराम के पेश होने के बाद हलाकू खान ने इन सब से मुखातिब होकर कहा कि आज पुकारो अपने खुदा को कि कोई तुम्हें हलाकू के जुल्म जबर का निशाना बनने से बचा सके। हलाकू खान की यह बात सुनकर तमाम उलमा कराम के दिल लर्ज उठे, वो सब खामोश हो गए। इतने में एक बुजुर्ग आलम ने खड़े होकर हलाकू की जानब देखा और उससे मुखातब होकर कहा कि हलाकू डरो अल्लाह के अजाब से। तुम ये जो लीमू हवा में उछाल रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये हवा में जाए और इसके वापस आते तक तुम्हारी जान तुम्हारे बदन से अलग हो जाए। बुजुर्ग आलम के अल्फाज सुनते ही हलाकू का दिल लरज उठा और वो लीमू उसके हाथ में आने की बजाय जमीन पर जा गिरा। जैसे ही हलाकू खान ने लीमू उठाने के लिए अपने आप को घोड़े से झुकाना चाहा तो उसका घोड़ा भाग दौड़ा। हलाकू का पांव घोड़े की नाल में ऐसा फंसा कि उसे सीधा होने का मौका ही ना मिल सका। उसका घोड़ा इतनी रफ्तार से दौड़ रहा था कि हलाकू का सर पत्थरों और चट्टानों से बुरी तरह टकरा रहा था। हलाकू घोड़े से गिरा तो वो शदीद जख्मी हो चुका था। काफी अरसा मफलूज रहने के बाद बिलाखिर 8 फरवरी 1265 के रोज ये नहायत जालिम और जाबर दरिंदा बिलाखिर अपने अंजाम को पहुंच गया। हलाकू खान को शाही जजीरे पर दफन किया गया। ये जजीरा आजकल ईरान के मशरकी आज़रबाईजान सूबे में वाक़या है। मंगोल खानदान में ये आखिरी ऐसा खान था जिसकी मौत पर लोगों की कुर्बानी भी दी गई थी। बेशक हर अरूज को एक ना एक दिन जवाल जरूर आता है और ऐसा ही कुछ हुआ हलाकू खान के साथ, जब उसके अरूज को उसी के घोड़े ने जवाल में बदल दिया। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। मजीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखते रहने के लिए इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर कर दीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करना हरगिज़ न भूलें। अगली वीडियो किस इंसान की ज़िंदगी पर बनाई जाए, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही किसी मालूमाती वीडियो के ज़रिए। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।